स्टूडेंट, कल हमने क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने कल कर लिया था। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पार्ट सेकंड। इस कल के पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द मीन ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या, ह्यूमन बीइंग्स में कौन सी बेसिक प्रोसेस हैं जो लाइफ प्रोसेस के लिए रिक्वायर हैं, ज़रूरी हैं। तो उसमें हमने कुछ सिस्टम देखे थे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेशन पे बात करेंगे इस पार्ट में, और बाकी का बचा हुआ पार्ट एक्सक्रेशन एंड ट्रांसपोर्टम सिस्टम की हम बात करेंगे बाद में। तो कल हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में। सबसे पहला टॉपिक अपना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम कोई भी फूड को इनटेक करते हैं तो अपनी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो इस फूड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने की इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फूड डाइजेशन। तो फूड डाइजेशन के लिए जो शरीर में बॉडी में सिस्टम होता है, उस सिस्टम को बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। इस एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट होते हैं, लाइक माउथ, ओइसोफेगस, लीवर, स्टोमक, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रखा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस्ड एंजाइम विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मोलिक्यूल। तो हमारी बॉडी में जो फूड का ब्रेकडाउन होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिफरेंस यानी अंदर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको पूरे को। इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो एंजाइम को सिक्रेट करती हैं, और एंजाइम क्या करेगा, फूड का ब्रेक डाउन करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। कुछ ग्लैंड्स हैं जो सिमिलरली डिफरेंट पार्ट्स इसमें एंजाइम्स सिक्रेट किए जाते हैं, जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स जो कि आपके माउथ में होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन ग्लैंड्स। तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, इसका डायग्राम आप देख सकते हो। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, जिसमें आपका माउथ के बाद है, माउथ के अंदर है टंग, फिर ओइसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेनम, इलियम। ये तीनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होती है, और लास्ट में आपका है एनस। ठीक है, इंटेस्टाइन 2 टाइप की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हर चीज़ का अलग अलग फंक्शन है। बच्चों, इस डायग्राम को आप कैसे इजीली बना सकते हो, इसके लिए भी मैंने लिंक में एक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवाया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी इजी मेथड में आप कैसे बना सकते हो, तो आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन हमारा स्टार्ट होगा माउथ से, तो इस डायग्राम में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले डाइजेशन होता है माउथ में। ओके, अब माउथ में आपको पता है क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। माउथ में 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो माउथ में जो सेलाइवा होती है अपनी, लार्ज इसको बोलते हैं, उसमें सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और इस सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम का फंक्शन है स्टार्च को कन्वर्ट करना शुगर में। ठीक है, तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हुई। स्टार्च किस टाइप का एक फूड मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट। इट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माउथ में कौन से फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, तो कौन से का हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना बच्चों, फैट और प्रोटीन
का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट नहीं होता। तो माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, जिसमें स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, शुगर में, विद हेल्प ऑफ सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम। और सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होगा, सेलाइवा से। तो यहाँ पे देखिए आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाए, उसमें छोटे छोटे पार्ट के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पूछ लिया क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेलेवरी एमाइलेज, तो आपको पता होना चाहिए सेलेवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, तो ये आपके माउथ में डाइजेशन है। माउथ में दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको पता है माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ, जो कि फूड को, जो हमारा फूड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है, बड़े पार्ट में है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, सिंपल पार्ट में। और दूसरा हमारा होता है कि जो हमारी माउथ में प्रेजेंट है सेलाइवा, वो सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में। तो यहाँ देखिए, इन द माउथ द फूड इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाई टीथ and mixed with saliva from salivary glands. Saliva contains the enzyme salivary amylase which converts starch into sugar. Then the food passes through the oesophagus into the stomach. ठीक है, तो सबसे पहले आपका फूड है वो माउथ में आया, जहाँ पे स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो गई, शुगर में। क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था, सेलेवरी एमाइलेज, जिसने स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में। और माउथ से फिर ओइसोफेगस में गया फूड, और ओइसोफेगस से कहाँ पे पहुंचा, स्टोमक में। ओके, तो यहाँ पे बच्चों माउथ वाले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड लेके चलते हैं, इन द स्टोमक। स्टोमक में क्या क्या प्रोसेस होती है, तो बच्चों देखिए स्टोमक में आपको सिंपल ध्यान रखना है एक वर्ड, HPL। ये आपको वर्ड ध्यान रखना है किसमें, स्टोमक में। अब आपको मैं इसका मतलब बताऊंगा। यहाँ पे स्टोमक में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। नंबर वन, आपको H का मतलब है HCl। अपनी बॉडी में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। यह स्टोमक में प्रेजेंट होता है। इसका दो फंक्शन है मेनली। एक तो इसका फंक्शन है कि ये एसिडिक एटमॉस्फेयर, एसिड है तो एसिडिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है स्टोमक को। ठीक है, एक इसका फंक्शन है। अब एसिडिक एटमॉस्फेयर होगा तो बाहर से अगर फूड के साथ कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं तो उसको ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा HCl का फंक्शन है, P का मतलब होता है, H का मतलब HCl होगा, P का मतलब होता है पेप्सिन। स्टोमक में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। पेप्सिन है वो हमेशा एक्टिव कंडीशन में नहीं रहता, ये इनएक्टिव कंडीशन में रहता है। इसको एक्टिव करने का काम भी किसका है बच्चों, HCl का। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl। HCl के क्या क्या फंक्शन हैं, तो HCl के दो फंक्शन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है टू प्रोवाइड एसिडिक एटमॉस्फेयर टू द स्टोमक, और एक हो गया टू एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। क्लियर है। अब सेकंड अपना लेते हैं कि पेप्सिन एंजाइम जो है उसका फंक्शन क्या है। तो पेप्सिन एंजाइम का फंक्शन है प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। और प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होता है लास्ट में, एमिनो एसिड में। तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम किसका है, पेप्सिन का है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले क्वेश्चन जो आते थे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन कैसे आते थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी इलाबरेट, उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इन पिछले 2-4 साल में, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पूछ के एक पार्ट पूछ लेगा, जैसे सेलेवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या है, पेप्सिन का फंक्शन क्या है, HCl के वर्क क्या है, स्टोमक में डाइजेशन कैसे होता, ओनली स्टोमक में तो आपको HPL मैंने बता दिया। तो पेप्सिन का फंक्शन आपको पता चल गया, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना,
एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना। क्लियर है बात। अब आपका एल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे लाइपेज। लाइपेज जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, लाइपेज किसके ब्रेकडाउन के लिए होता है? फैट। तो लाइपेज है वो फैट को किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड में। यानी स्टोमक में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबका ब्रेकडाउन होता है। लेकिन माउथ में आपको पूछ लिया जाए तो प्रोटीन एंड फैट का ब्रेकडाउन नहीं होता, केवल किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ओके, एक क्वेश्चन और बनता है कि स्टोमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? HCl। अब एसिड HCl प्रेजेंट है तो ये हो सकता है कि यहाँ मान लीजिए आपने कहीं पे भी एसिड डाल दिया तो वो हमारे लिए तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन ये स्टोमक को क्या कर सकता है? हार्म भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो स्टोमक होता है उसके इंटरनल साइड में एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है म्यूकस। म्यूकस है वो एक, आप कह सकते हो कि चिकना मटेरियल होता है, स्मूथ मटेरियल होता है, जो कि HCl के इफेक्ट से स्टोमक को बचाता है। तो बच्चों आपको दो चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। माउथ में क्या था? दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, जो किसका फंक्शन है? टीथ का। सेकंड क्या होता है? जो सेलाइवा है जो फूड में मिक्स होती है उसमें सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में। फिर वो आपका जो फूड है वो ओइसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे आता है? स्टोमक में आता है। स्टमक में आपके 3 टाइप के आपको ध्यान रखने हैं एंजाइम। तीनों एंजाइम नहीं कह सकते क्योंकि HCl एक टाइप का एंजाइम नहीं, आप सब्सटेंस कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टमक में ध्यान रखना है HPL, जहाँ पे H का मतलब HCl। HCl के फंक्शन याद रखने हैं। HCl के 2 फंक्शन हैं। नंबर 1 टू प्रोवाइड एसिडिक एटमोसफियर एंड सेकेंड टू एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन एंजाइम, और HCl बैक्टीरिया टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। ये भी कह सकते हो आप, HCl है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या करता है? किल। HCl से स्टोमक को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि स्टमक में क्या होता है? म्यूकस लेयर पाई जाती है। P का मतलब है पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में। L का मतलब है लाइपेज एंजाइम जो कि फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। तो ये आपका हो गया बच्चों स्टमक तक। स्टमक के बाद में आपका जो फूड है वो कहाँ पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मैं बता देता हूँ, एक तो आपको ध्यान रखना है TAL। आपको TAL 3 टाइप के एंजाइम बताए जाएंगे कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों की स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना कोई भी एंजाइम नहीं होता। वहाँ से क्या होते हैं? जो भी एंजाइम होते हैं वो आपके या तो पैनक्रियास से आते हैं या फिर लीवर से आते हैं। तो लीवर से आता है आपका बाइल जूस, जिसका 2 फंक्शन होते हैं बाइल जूस का। एक तो एसिमिलेशन ऑफ फैट, यानी कि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाइल जूस का काम है एसिमिलेशन ऑफ फैट, यानी फैट के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उसको कन्वर्ट करना छोटे पार्टिकल में। तो देखिए, द फूड इज मिक्स्ड विद बाइल फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद का कोई जूस नहीं है। बाइल जूस आ रहा है लीवर से जो गोल ब्लेडर से आपका सिक्रेट हो रहा है, और पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है पेनक्रियाज से। बाइल का काम है, बाइल जूस का काम फैट को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। एक काम और भी है कि जो आपका pH है जो कि हमारा एसिडिक हो गया है, किसके कारण? HCl के कारण स्टमक में, वो यहाँ पे थोड़ा बेसिक करता है। ये फंक्शन भी किसका है? बाइल का है। इसके अलावा आपका यहाँ पे होता है पेनक्रियाटिक जूस जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है? पेनक्रियास से। उसके लिए आपको मैंने बता दिया, आपको एक वर्ड याद रखना है TAL, यानी पेनक्रियाटिक में 3 टाइप के आपके एंजाइम हैं। T का मतलब है ट्रिप्सिन,
ए का मतलब है एमाइलेज और एल का मतलब है लाइपेज। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, समझ में आना चाहिए। तो देखिए, पैनक्रिएटिक जूस कंटेन द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, और ट्रिप्सिन का काम वही होता है जो स्टमक में पेप्सिन का होता है, यानी प्रोटीन को कन्वर्ट करना किसमें, एमिनो एसिड में। ठीक है, इसके अलावा आपका एमाइलेज का काम, देखिए एमाइलेज एंजाइम कहाँ पे था, माउथ में भी सेलेवरी एमाइलेज था, यहाँ पे पैनक्रिएटिक एमाइलेज बोल सकते हैं। एमाइलेज का फंक्शन है कि जो कार्बोहाइड्रेट बच गया उस कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करना, स्मॉल पार्टिकल में, यानी कार्बोहाइड्रेट लास्ट में आपको पता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। थर्ड आपका जो एंजाइम है वो है लाइपेज। तो लाइपेज का मैंने आपको बता दिया, फैट को कन्वर्ट करना किसमें, फैटी एसिड में। तो यहाँ पे देखिए आपका दे रखा है ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड लाइपेज ब्रेक डाउन फैट। तो देखिए बच्चों, आपका जो पार्टिकल, फूड पार्टिकल चला था वो सबसे पहले माउथ में आया था, जहाँ इसका ब्रेकडाउन हुआ। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट थी वो स्टार्च की फॉर्म में वो शुगर में कन्वर्ट हुई, सेलेवरी एमाइलेज। उसके बाद में नेक्स्ट वो पहुंचा आपका स्टमक में, जहाँ पे आपको HPL के फंक्शन बताए। HCl पेप्सिन ने प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया, लाइपेज ने फैट का ब्रेकडाउन किया। उसके बाद आपका फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो टाइप के जूस होते हैं, एक तो बाइल जूस जो लीवर से आता है, और एक आपका पैनक्रिएटिक जूस जो पैनक्रियास से आता है। बाइल जूस का काम है एसिमिलेशन ऑफ फैट। किसको बोलते हैं एसिमिलेशन ऑफ फैट? कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फैट मोलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मोलिक्यूल, यानी जो कॉम्प्लेक्स फैट मोलिक्यूल हैं उसको किस में कन्वर्ट करना, स्मॉल फैट मोलिक्यूल में कन्वर्ट करना। और पैनक्रिएटिक जूस है, उसमें आपके तीन टाइप के एंजाइम हैं जो आपको बता दिया, TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, एमाइलेज का काम है ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड लाइपेज का काम है ब्रेकडाउन ऑफ फैट। तो ये आपका होता है डाइजेशन। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में एक प्रोसेस और भी होती है, वो आपकी होती है अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए एक स्ट्रक्चर होती है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोला जाता है विलाई। ये स्ट्रक्चर इसीलिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब फूड को किया जा सके। अब आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, आप कहोगे कि सर इससे क्या बेनिफिट होगा। आपको मान लीजिए एक फूड पार्टिकल्स इस पाइप में से गुजारना है, यहाँ आपने फूड पार्टिकल लिया तो ये इसकी स्पीड है, ये फूड पार्टिकल है वो मान लीजिए यहाँ से 5 सेकंड में इस पाइप को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब मैंने इस पाइप को क्या कर दिया, इसकी शेप को इस टाइप से कर दिया। अब वही फूड पार्टिकल आएगा, लेकिन वो फूड पार्टिकल ऐसे फंक्शन करेगा, फिर ऐसे मोशन करेगा, फिर ऐसे मोशन करेगा। तो किस में ज़्यादा टाइम लगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इसकी जो शेप है वो इस टाइप की है कि मोशन करने में उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, इसलिए अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो इस टाइप में बढ़ जाएगी। तो अब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। The walls of the small intestine has several finger-like projection called villi having blood vessels. It help to increase the surface area for the absorption of digested food. तो बच्चों विलाई का क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि विलाई क्या है, what are villi? तो विलाई is the finger-like projection present in small intestine. It's increase the surface area of small intestine for the absorption of digested food. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। अब्जॉर्प्शन के लिए विलाई का फंक्शन, एंड आपको ध्यान रखना है बाइल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस का फंक्शन। MCQ में ये भी पूछा जाता है
कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद का डाइजेस्टिव जूस होता है या नहीं होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो आपको मैंने बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद के कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ फूड है वो भी अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी अगर उसमें कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को अब्जॉर्ब किया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर दिया जाता है एनएस के द्वारा। तो ये बच्चों आपका डाइजेशन की प्रोसेस थी, जिसमें मेन आपका क्या है, आपको हर पार्ट के एंजाइम और उसके फंक्शन ध्यान रखने हैं। मैं आपको जल्दी से एक बार वापस कर देता हूँ रिवाइज आपका। माउथ में टीथ का फंक्शन टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। सलाइवा secretes salivary amylase that convert starch into sugar। सेकंड आपका है स्टमक में आपके 3 टाइप के पार्ट बताए थे, 3 टाइप के सब्सटेंस बताए थे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड लाइपेज। HCl 2 फंक्शन आपको बताए थे, टू प्रोवाइड एसिडिक एटमोस्फियर एंड टू एक्टिवेशन ऑफ ए पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन करता है, आपका लाइपेज ब्रेकडाउन ऑफ फैट करता है। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ 2 टाइप के जूस हैं, बाइल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस। बाइल जूस का फंक्शन है एसिमिलेशन ऑफ फैट एंड पैनक्रिएटिक जूस का फंक्शन है जिसमें 3 टाइप के एंजाइम है, TAL ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का फंक्शन है वही ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, एमाइलेज ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लाइपेज ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन भी होता है, जो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विलाई, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। और लार्ज इंटेस्टाइन में बचा हुआ वाटर अब्जॉर्ब होता है और जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है वो आपका बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था बच्चों आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक वर्ड, एक एक एंजाइम का फंक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं कि आप एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टाइप के क्वेश्चन आगे क्वेश्चन क्या आते हैं, व्हाट इज विलाई, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विलाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बता दी गई है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम दूसरा सिस्टम लेके चलते हैं अपनी बॉडी का, रेस्पिरेशन सिस्टम। आपको बता दिया हमने यहाँ 4 सिस्टम पढ़ने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। तो 2 सिस्टम हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, 2 अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन आप सभी को पता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो बॉडी में जाएगी वो क्या करती है, जो फूड है जो हमारा ब्रेकडाउन होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, यानी फूड जो हमने जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल लिया वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। ये तो था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी और एनर्जी को रिलीज करेगी। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस। इसको पावर हाउस इसीलिए बोला जाता है कि जितनी भी ब्रेकडाउन की प्रोसेस होंगी, एनर्जी बनेगी, वो सारी की सारी प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा, जैसे वर्क पढ़ा तो आपने पढ़ा कि वर्क की एक यूनिट है जूल, आपने पावर पढ़ा तो पावर की यूनिट पढ़ी वाट। वैसे ही एनर्जी की भी एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में
पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो एटीपी क्या है समझ में आ गया। एटीपी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होगी। जैसे हम ये नहीं कहेंगे भी, हम ये बोलेंगे 5 एटीपी एनर्जी रिलीज हुई, 6 एटीपी एनर्जी, तो ये एक यूनिट है, ठीक है, जो मिलके बनती है एडीपी एंड फॉस्फेट। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट एटीपी, यानी एटीपी का अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो ये हमें मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे, जो आपका फूड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, बर्न्ट होगा, और हमें एनर्जी मिलेगी जो किस फॉर्म में मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में मिलेगी। तो ये आपका स्टार्टिंग में रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, जो आप इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? तो बच्चों रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए क्लियरली बात है, एरोबिक का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, द एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इट टेक प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। तो आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए ग्लूकोज है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ तक तो सभी की प्रोसेस सेम होती हैं, चाहे एरोबिक हो या एनएरोबिक हो। उसके बाद में अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो CO2 H2O एंड एनर्जी बनती है। अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बनती है। यहाँ पे आपको 2 एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे रखे हैं, तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक आपको बताया गया है मसल्स सेल में और एक आपको बताया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा एथेनॉल, और अगर आपका मसल्स में फूड ब्रेक डाउन होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो आपका बनेगा लैक्टिक एसिड। तो एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि आप 7th क्लास में भी इसको पढ़ के आए हो, और यहाँ पे भी आपको क्लियरली दे रखा है, तो आप इसको इजीली देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप पूछ सकते हैं। तो एरोबिक एनएरोबिक में डिफरेंस भी पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो ये आपका एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन को डिफरेंट टाइप से बताया गया है। तो सबसे पहले आपका देखिए, आपको इतना तो समझ में आ गया कि बॉडी में जो हम फूड लेते हैं वो कन्वर्ट होता है लास्ट में किसमें, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फर्स्ट पार्टिकल बनता है इसका पायरुवेट। तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस सभी में सेम होती है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, हर मसल सेल में। यहाँ से आगे अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो आपका CO2 H2O एंड एनर्जी किसकी फॉर्म में, ATP फॉर्म में। अगर आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मसल्स सेल में तो बनता है लैक्टिक एसिड, एंड ईस्ट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बनता है एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिस्क्राइब द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो ग्लूकोज 3 टाइप से ब्रेकडाउन हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स एंड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस है वो यहाँ तक की प्रोसेस सभी के लिए क्या है, कॉमन है। यानी पायरुवेट का फॉर्मेशन तो सभी में होगा, उसके बाद में आपके प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या पाथवे होता है। तो देखिए आपको क्लियरली इजी डायग्राम बना के दे रखा है, आप यहाँ से बना सकते हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरेनिक्स, लेरिंग्स,
ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। ये आपके पार्ट हैं जो कि रेस्पिरेशन में होते हैं। यानी सबसे पहले जो आपका ऑक्सीजन है वो कहाँ से इंटर करेगी, नोस्ट्रिल से, फिर नेजल कैविटी में जाएगी, फिर फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। तो बच्चों यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है। ये आपकी नेजल कैविटी है, ये आपकी फेरिंग्स है जो गले वाला पार्ट है, इसी में आपका लेरिंग्स होता है, और जो आपके नीचे ये आपको पता है लंग्स हैं, ये जो नीचे का पार्ट है ये आपका क्या है, डायफ्राम है। और आपके जो लेरिंग्स है यानी जो आपकी ओइसोफेगस है ये आगे चल के क्या होगी, डिफरेंट पार्ट में सेपरेट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ से आप इजीली डायग्राम देख सकते हो। पाथवे आपको यही याद रखना होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। एयर इंटर थ्रू द नोस्ट्रिल। तो एयर कहाँ से इंटर करती है, नोस्ट्रिल। द हेयर एंड म्यूकस ट्रेप्स डस्ट पार्टिकल, यानी जो आपकी नोज में, नोस्ट्रिल में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, हेयर होते हैं आपको पता है, और म्यूकस होता है। म्यूकस हमने देखा था स्टोमक में भी होता है, यहाँ भी म्यूकस प्रेजेंट है। इसका फंक्शन है कि जो डस्ट पार्टिकल या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एयर के साथ आ गया तो उसको वहीं पे रोक लेना। इन इट देन पासिस थ्रू द फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड इंटर द लंग्स। ठीक है। द ट्रेकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट्स इन द कोलेप्स when there is no air in the ट्रेकिया। तो आपका जो ट्रेकिया है उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है। तो अगर इसमें एयर प्रेजेंट नहीं है तो ये कार्टिलेज इसकी सुरक्षा करते हैं ताकि ये क्या न हो जाए, डिस्ट्रॉय न हो जाए, कोलेप्स न हो जाए, आपस में टकरा न जाए। द ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स विच एंड इन टिनी एयर से कॉल्ड एल्वोलाई। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, आपकी जो ट्रेकिया है वो आगे चल के ब्रोंकाई में कन्वर्ट होगी, ब्रोंकाई बहुत सी ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होगी, और ये ब्रोंक्यूल्स है वो बैलून टाइप स्ट्रक्चर में आगे जाके ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। इन बैलून टाइप स्ट्रक्चर की जो नंबर है वो लाखों में होता है। इनको हम बोलते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई का फंक्शन है इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लंग्स। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था विलाई का फंक्शन था टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वैसे ही एल्वोलाई का फंक्शन है टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लंग्स। तो बच्चों एल्वोलाई का फंक्शन अलग से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द एल्वोलाई इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैस टेक place. The alveoli help to increase the surface area for exchange of gas. तो ये आपकी प्रोसेस है। नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल में क्या प्रेजेंट है, हेयर एंड म्यूकस जो डस्ट पार्टिकल से बचाते हैं। उसके बाद में ये फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स में इंटर करती है। यहाँ पे ट्रेकिया में जो कार्टिलेज है उसका फंक्शन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आपको देखिए दे रखा है द ट्रेकिया इज रिंग्स ऑफ कार्टिकल विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलेप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में आपका एल्वोलाई का फंक्शन पूछ लिया जाता है जिसका फंक्शन है टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लंग्स। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म दे रखी है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। When we breathe in air, the muscles of the diaphragm contract and move downward and the chest cavity expand and air enter into lungs। तो जब हम एयर को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, तो जो आपका डायफ्राम है वो एक्सटेंड कर जाता है, यानी कि यहाँ का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके डायफ्राम की पोजीशन आप देख सकते हो। और जब हम एयर को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, रिलीज करते हैं, तो आपका डायफ्राम है वो कर्व साइड में हो जाता है, यानी कि ये सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। तो व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर द मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड
एंड द चेस्ट केविटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एयर गोज आउट ऑफ लंग्स। और जो एयर को इंटेक करना और एक्सहेल करने की जो प्रोसेस है, रिलीज करने की जो प्रोसेस है, वो डिपेंड करती है डिफ्यूजन की प्रोसेस पे, जो आपको डिफ्यूजन बताया जा चुका है। कल भी मैंने बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है, द मोशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। तो आउटर मोस्ट साइड में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, इंटरनल कम है, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू अंदर जाएगा। अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 का, तो CO2 की अमाउंट अंदर ज़्यादा हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में कम है, तो यहाँ पे बाहर रिलीज कर दी जाएगी। तो ये आपका है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ये आपके बच्चों रेस्पिरेशन इजी टॉपिक है, डाइजेशन भी इतना इजी है, मतलब कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन वाला चीज़ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको इसमें जो बताया गया है, मैंने भी जो आपको दिखाया, एक एक लाइन आपको रीड करनी है और एक एक लाइन अच्छे से सुननी है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आता है वो बहुत ही माइन्यूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपका रेस्पिरेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन को हम नेक्स्ट पार्ट 3 में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, तब पढ़ेंगे। थैंक यू, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।